नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गोरेगांव पश्चिम पवन बाग मोतीलाल नगर इलाके में आवारा कुत्ते का आतंक, कई लोग घायल। गोरेगांव पश्चिम पवन बाग सोसाइटी मोतीलाल नगर आदर्श स्कूल कैंपस और आसपास के क्षेत्रों में एक आवारा कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार सुबह से दोपहर तक इस कुत्ते ने छात्रों, स्थानीय नागरिकों, महिलाओं और सोसाइटी के सिक्योरिटी स्टाफ पर हमला कर उन्हें बुरी तरह काटा। लगातार कई जगहों पर इस कुत्ते द्वारा लोगों को घायल किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुत्ता अचानक झाड़ियों और पार्किंग क्षेत्रों से निकलकर राह चलते लोगों पर झपट रहा है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों में खासा डर का माहौल बन गया है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने तुरंत नगर निगम और पशु नियंत्रण विभाग को शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इलाके में पुलिस और बीएमसी कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि डॉग स्क्वाड को कुत्ते को पकड़ने के लिए बुलाया गया है। मनपा के अनुसार अभी तक इस कुत्ते ने 6 लोगों को अपना निशाना बनाया है। लोग भय के साए में जी रहे हैं। पर ही हमला हुआ था, तो आपने अभी तक आपके लिए क्या क्या इलाज किया गया है और आपको क्या अभी आराम है कि नहीं? आराम है। अभी मेरे को दवा लिया, मैं बराबर लिया, 4 सुई लगा और उसके बाद 3 बाकी है अभी जी। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि इसको तो क्या करना चाहिए? इसको भी पकड़ना चाहिए और मारना चाहिए जी। तो जल्द से जल्द एक्शन लेंगे बीएमसी की तरफ से, आपको क्या लगता है लिया जा रहा है कि नहीं? लिया जा रहा है ना, बराबर लिया जा रहा है। कल से बराबर मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, बराबर एक्शन लिया जा रहा है जी। और आपका कुछ कहना कि कुछ ऐसा कुत्ते का केस आपको पहले भी देखने मिल चुका है? नहीं, पहले तो ऐसा इधर नहीं मिला है। गांव में 1-2 बार हुआ था, बहुत पहले हुआ था, अभी तत्काल में कुछ नहीं जी। धन्यवाद। ये आज क्या हुआ है इसी घटना को लेकर के, डॉग बाइट का केस जो है? ये कल हुआ था ना, आज क्यों आज बोलूं? आज को आज का बोलूं, कल का था ना, आज का केस बोलिए। आज का ही बोलूं। हाँ। आज मतलब उस हम यहाँ पे बैठे थे, हम दोनों जन यहाँ पे बैठे थे। फिर इसके बाद ये यहाँ से उठे, वहाँ पान खाए थे, वहाँ गए थूकने को लिए, थूकने के लिए गया, वो वहाँ के आके खड़े हो गए और मैं यहाँ इस जगह पे बैठा ही था। उसके बाद कुत्ता उस साइड से आया, वहाँ से आया, यहाँ तक आया, इस जगह तक जहाँ आपका पैर है वहाँ तक का वो कुत्ता आया। मैंने हट हट उसको बोला, यहाँ से वो कुत्ता फिरा, घूमकर वापिस गया, उस तरफ गया, उस तरफ जो पहुँचा वहाँ से वो छलांग मारा इनके ऊपर। जब वो कुत्ते ने इनको छलांग मार कर पकड़ लिया, काट लिया, काटने के बाद इसने झटका, कुत्ते ने नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद कुत्ता आगे गया, आगे जाके फिर वापिस आया। तब यहाँ से जब हमने उठा, वहाँ पे आगे इसको मतलब बचाव के लिए गया, तो कुत्ते ने हमारे ऊपर आक्रमण करने का सोचा। फिर मैंने वहाँ से बामू उठाया, फिर कुत्ते को मैंने वार किया कि हम अपना जान बचावें। वार किया, फिर कुत्ते ने जब उसको लगा, फिर कुत्ते ने उस साइड भागा। उसके बाद कुत्ते ने वो साइड चला गया। फिर ये भाई को मतलब मलहम पट्टी, दर्द दवा के लिए हम लोग लगे। और ऐसा कितने लोगों को काट चुका है अभी तक? अभी तो ऐसे सुनने में आया तो दो तो इसी बिल्डिंग के भाई लोग थी, वो लोग को काटा। और तो सुनने में लगभग 15-16 जन को बता रहे हैं कि मतलब ऐसा दुर्घटना हुई है। तो अभी तक कुछ एक्शन लिया गया है इसको अभी लेकर मतलब यहाँ तो हमारी बिल्डिंग में मतलब ये क्या नाम है अपना बीएमसी वाले 3-4 चक्कर 5 चक्कर रात में भी आए थे, दोपहर में भी आए थे, फिर शाम के भी टाइम आए थे वो लोग पकड़ने के लिए। मतलब अभी तक वो लोग मतलब बरामद नहीं कर पाए हैं। वो जो कुत्ते ने जिसको काटा था वो कुत्ता नहीं अभी तक वो लोग को मिला, वो लोग ढूंढ रहे हैं। और ये कितने दिन से कुत्ता दिख एक कुत्ता हमको नजर के सामने 1 दिन पहले आया था और 2-3 दिन के पहले वो भी हमारे फील्ड में नहीं आया था। वो बाहरी से ऐसा कुत्ते से लड़ाई हुई थी, वो चला गया था। मगर कल का दुर्घटना के समय पे ये कल हमारे इधर मतलब फील्ड में घुसा, और वो भी हमने गेट खोल के नहीं रखा था, गेट बंद रखा था। उसी टाइम पे 10-20 मिनट के पहले एक गाड़ी निकली थी, उसके बाद ये गेट खुला था, खोल दिया था हम लोग। मतलब उतने टाइम में हम पैर नहीं कर पाए कि मतलब हम गेट बंद कर ले, उसी टाइम हमारी दुर्घटना हुई।
मुंबई में आयोजित FICCI अन्नपूर्णा इंटर फूड प्रदर्शनी 2025 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए समृद्धि ला सकता है। उन्होंने कहा कि बढ़ती कृषि उत्पादकता और बदलते उपभोग पैटर्न के बीच वैल्यू एडिशन और फूड सेफ्टी को मजबूत करना जरूरी है। इस 17वें संस्करण में भारत सहित लगभग 18 देशों के उद्योग विशेषज्ञ और खरीदार शामिल हुए। PMKSY और PMFME जैसी योजनाओं के जरिए सरकार छोटे उद्यमों को 35 से 50% तक सहायता और कोल्ड चेन लैब व प्रोसेसिंग यूनिटों के लिए समर्थन दे रही है। फ्यूचर मार्केट इनसाइट्स की रिपोर्ट के अनुसार जेनजी भारत के किचन एवं फूड प्रोसेसिंग अप्लायंस मार्केट को 2035 तक $50 बिलियन से आगे ले जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि जेनजी पारदर्शिता, तकनीक और तेज नवाचार को प्राथमिकता देती है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने बताया कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण राज्य फूड प्रोसेसिंग निवेश का बड़ा केंद्र बन रहा है। FICCI और उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी को नवाचार, साझेदारी और फूड सेफ्टी मानकों को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण मंच बताया। I am representing Future Market Insights. So हमने अन्नपूर्णा के साथ कोलैब करके एक रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है How the Trend is Shifting from the Gen Zs versus the Millennials. तो अगर हम देखें तो from the age perspective, generation by generation trends change होते हैं, customer का perception change होता है regarding the product. So how now the Gen Zs are looking into the market. जैसे आप देखते हैं कि प्रोडक्ट का पैकेजिंग जो जेंजीज होते हैं उनको बहुत अट्रैक्टिव चाहिए होता है, नियॉन कलर्स चाहिए होते हैं, या फिर जेंजीज को चाहिए होता है कि प्रोडक्ट का इंटेंट सही होना चाहिए। प्रीवियस जनरेशंस दे यूज्ड टू फोकस मोर ऑन इंग्रेडिएंट, ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्लांट बेस्ड होना चाहिए, बट अभी धीरे धीरे करके द ट्रेंड इज शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स कि ब्रांड का इंटेंट सही होना चाहिए, इट शुड बी इको फ्रेंडली और कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। एक सिंपल प्रोडक्ट जैसे कि अगर एक जैम हो या पीनट बटर भी हो, विच इज़ अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट, स्टेपल प्रोडक्ट फॉर एनी मार्केट, बट नाउअडेज कस्टमर्स को उसमें भी प्रोटीन वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यूज चाहिए। तो दीज आर द चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरर्स को ये फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके पीछे का आपको इंटेंट, ट्रांसपेरेंसी, आप रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, ये सब कुछ एक कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पैकेजिंग, इंग्रेडिएंट सोर्सिंग से लेके द फाइनल इंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर समथिंग विच अ ब्रांड नीड्स टू फोकस राइट नाउ, क्योंकि आज की डेट में कस्टमर्स हैव बिकम वेरी नॉलेजेबल, उन्हें समझता है कि व्हाट टू परचेज एंड व्हाट नॉट। सो सिर्फ जाजी प्रोडक्ट बनाने से या बहुत अच्छा पैकेजिंग कर लेने से रिटेल शेल्फ से प्रोडक्ट नहीं बिकता है। यू हैव टू वर्क अ लॉट बिहाइंड द प्रोडक्ट। और नई जनरेशन ऐसी भी है कि वो कोलैब करके प्रोडक्ट बनाना ज़्यादा पसंद करती है। अगर आप एक बेवरेज बना रहे हैं तो उसका पैकेजिंग कैसे होना चाहिए, क्या फ्लेवर होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए। आप आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जाके या ट्विटर पे जाके, एक्स पे जाके सीधा कस्टमर से ही पूछते हैं कि हाउ दे वांट देयर प्रोडक्ट टू लुक लाइक। सो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट से आज के डेट में एक ब्रांड बनता है। So there are a lot of changes happening into the industry which the brands and manufacturers need to identify. मैम आजकल लोग ऑर्गेनिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि रेगुलेटरी पॉलिसीज समझना और उसको इम्प्लाई करना। जैसे हम बहुत सारे FDA के प्रोडक्ट या EU कमीशन के प्रोडक्ट अप्रूव्ड चीज़ें यूज़ करते हैं इंडिया में, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो फुल्ली रेगुलेटेड नहीं होते हैं। बहुत सारे ब्रांड सिर्फ जस्ट क्लेम कर देते हैं कि हम क्लीन लेबल है या हम ऑर्गेनिक है, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर समझिए कोई चिप्स का ब्रांड है, उसने अगर ऑर्गेनिक बोला है तो वो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हुआ होगा या ऑर्गेनिकली प्रोसेस हुआ होगा। तो बहुत सारी छोटी निटिग्रिटीज़ होती है थ्रू आउट द सप्लाई चेन, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, हार्वेस्टिंग और पैकेजिंग तक। तो ये टर्म्स को बहुत ओपनली, लूजली यूज़ करते हैं ब्रांड्स, विच नीड्स टू बी रेगुलेटेड। फूड सेफ्टी की जहाँ तक बात है या जो रेगुलेशन की या लेबलिंग की बात है या जो आप ऑर्गेनिक की बात कर रही हैं, तो इसका पूरा इकोसिस्टम है और उसमें जो एक बड़ा इशू आता है वो ट्रेसेबिलिटी का, कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से आया। और जैसे आप कहीं भी आप एक्सपोर्ट करते हैं
तो उस कंट्री का जो स्टैंडर्ड है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो मिनिमम रेसिड्यू लेवल है या जो पेस्टिसाइड्स का लेवल है वो पीपीएम में या जिस भी लेवल पे है, वो जब तक नहीं होता तब तक आप वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मतलब इसलिए है क्योंकि इतना मुश्किल से होता है, कुछ कुछ चीजें तो बहुत मुश्किल होती है। नहीं, इसमें ऐसा है कि अपेडा है या जो हमारा एफएसएसएआई है, ये जो सारे जो हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को देखते हैं, वो भी ऐसा नहीं है, वो किसानों का हैंड होल्डिंग से लेके किस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपको हमको लगता है कि हमने ऑर्गेनिक या इस साल खाद हमने मतलब केमिकल यूज नहीं किया तो ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं है। वो आपको लैंड 2 साल छोड़नी पड़ेगी ताकि उसमें जो केमिकल्स है वो वहाँ से हट जाए। तो ये जो सारा हैंड होल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है, ये भारत सरकार में अपेडा के थ्रू भी हो रहा है, एफएसएसएआई भी करता है और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है उसमें से मतलब जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है। तो ये एक जो सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या है, एक तो क्वालिटी, केमिकल्स नहीं होता और उसका जो एक प्राइस है वो प्रीमियम मिलता है। तो इसमें लोग शॉर्टकट के जल्दी जब आते हैं तब बहुत बार होता है कि जब वो टेस्ट फेल होता है तब पता चलता है कि इसमें केमिकल रेसिड्यू है या मिनिमम रेसिड्यू लेवल उससे ज़्यादा है। तो इसमें हम लोग एक पूरा इकोसिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इसमें काम हो रहा है। पर इसमें जो लोग आना चाहते हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि जब हम प्रोसेसिंग या जो भी हम कर रहे हैं प्रोडक्शन, उसको हम रिस्पॉन्सिबली करें और लेबलिंग में वो सारी चीज़ें आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। और अभी इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो काफ़ी बड़ी है और बहुत सारे मतलब रेगुलेटेड प्लस हैंड होल्डिंग, सिर्फ रेगुलेशन करने से भी नहीं होगा, आपको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, किसानों को बताना पड़ेगा। जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपको जो प्रिकॉशन लेने वो लेने पड़ेंगे। सर, फूड प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए कौन से वो प्रोडक्ट है जो इंडिया में बहुत होते हैं और हमने उनको स्मोक किया है तेजी से? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एज अ सिंगल कैटेगरी कहना बड़ा मतलब मुश्किल होगा, पर जैसे रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, ये कैटेगरी है जिसको हमने पीएलआई में सपोर्ट किया था। फूड्स एंड बेवरेजेस वाली एक कैटेगरी है जिसको हमने सपोर्ट किया था। और जो 2 सेक्टर है जिसमें बहुत तेजी से हमको लास्ट 5 सालों में ग्रोथ मिली है, एक है मोज़रेला चीज़, जो बफेलो मिल्क का चीज़ बनता है, उसका प्रोडक्शन काफ़ी तेजी से बढ़ा है। और एक जो है वो है हमारा मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट। आज आप देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे मिलेंगे। जो पहले एक था कि भाई मैदे की ही कुकीज़ बन सकती है या लड्डू गेहूं का ही बन सकता है, वो अभी कंसेप्ट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और मिलेट अगेन एक सस्टेनेबल क्रॉप्स है क्योंकि वो पानी कम लेती है और वो हेल्दी होती है। तो मिलेट वाला भी हमारा जो हमने सपोर्ट किया था पीएलआई में और बाकी स्कीम में जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसके चलते मिलेट का प्रोडक्शन, मिलेट बेस्ड फूड काफ़ी बढ़ा है और उसका जो प्रोक्योरमेंट ये जो इंडस्ट्रीज कर रही है वो भी काफ़ी लार्ज स्केल पे है। नारी हर जगह जीत हासिल कर सकती है। मैदान में मौका मिले तो वहां भी महिला शक्ति अपनी ताकत दिखा सकती है। खासकर क्रीड़ा महोत्सव कार्यक्रम में आज उत्तर मुंबई सांसद पीयूष गोयल के मार्गदर्शन में नारी शक्ति का कार्यक्रम होम मिनिस्टर खेल का आयोजन कांदिवली पश्चिम सप्ताह ग्राउंड में किया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने होम मिनिस्टर खेल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई और विजेता महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित की। इस मौके पर अमृता फडणवीस ने मुंबई मनपा चुनाव और मुंबई महिला महापौर को लेकर चर्चा की। 18 जगह पे ये क्रीड़ा महोत्सव हुआ और अभी उसका फाइनल आज यहाँ पे हुआ और भाजपा ने भी LRP ने और सभी सहयोगियों ने बहुत अच्छे से आयोजित किया। बहुत अच्छा लगा और आज विनर्स को अवार्ड देके और सबको कहा, आज सबको किया कि हर महिला में शेरनी की शक्ति होती है, सिर्फ मैदान की कमी है और जब वो मैदान में आती है दिखा देती है कि घर पे नहीं वो मैदान में जीत सकती है। मैं बहुत खुश हूँ। महिलाओं के लिए यही मैसेज है कि आगे बढ़ो और जो दिल में है वो जीवन में करो। आप घर पे आपकी जिम्मेदारियां तो होती है पर आपकी खुद की तरफ भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती है, वो भी इस जीवन काल में आपको पूरा करना है। बहुत अच्छी बात है, जैसे कई एरिया में वुमेन्स रिजर्वेशन आया है तो बहुत अच्छी बात है और उससे पार्टिसिपेशन जो है महिलाओं का बढ़ेगा और उससे रिप्रेजेंटेशन जो होता है अपनी महिलाओं का जो 50% है भारतवर्ष में और महाराष्ट्र में भी, तो उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ने की वजह से उनकी शक्ति बढ़ेगी। अभी देखें हम
क्या होता है क्या नहीं सब हम लोग सामने आएगा ही। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।